आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जनपद भ्रमण पर एटा पहुंचे। वहीं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत प्रिंटर्स गर्ल्स इंटर कॉलेज से नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान लोगों को नशे से दूर रहने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी उमेश चंद्र त्रिपाठी द्वारा शपथ दिलाई गई। वहीं अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि रैली में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मदरसा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि मदरसे के ऊपर कुछ लोगों की तंग नजरी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया है। यूपी के मदरसे बेहतर काम कर रहे हैं और मदरसों को नजदीक से जानने की जरूरत है। मदरसों पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट 2004 को जो हाई कोर्ट का फैसला है खारिज करते हुए उसकी वैधता को बरकरार रखा है। मदरसा एक्ट पहले की तरह काम करता रहेगा, मदरसे चलते रहेंगे, किसी किस्म का संशोधन नहीं होगा। मदरसों के ऊपर जो कुछ लोगों की तंग नजरी चल रही थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने करारा जवाब दिया है। मदरसे अंत्योदय की तर्ज पे काम कर रहे हैं, समाज में ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जहाँ शिक्षा का पहुँचना अभी बहुत मुश्किल था। ऐसे में ऐसे लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि मदरसों को जाकर नज़दीक से देखें। बार बार मदरसों के ऊपर उंगलियां उठाना ये भी ठीक बात नहीं है। NCPCR जो बाल आयोग संरक्षण आयोग दिल्ली में बैठा हुआ है उसको मदरसों के बच्चों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। उसके भी सारे प्रयासों को सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक झटके में खारिज कर दिया है। मदरसे जिस प्रकार से काम कर रहे हैं आगे भी करते रहेंगे। मदरसे के लोगों से भी गुजारिश करूँगा, ये एक अच्छा मौका मिला है, आप पहले से और बेहतर काम करिए और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पहले की तरह कार्य करते रहिए। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिल से आभार। खबर DDU नगरा से है, जहां सूर्योपासना महापर्व पर नहाए खाए से सूर्यदेव की सवारी घोड़ों की पूजा की जाती है। वहीं ये घोड़े पूरे नगर में घूमते हैं और छठ पर व्रती महिलाओं के घर जाते हैं। बता दें कि छठ के महापर्व के दौरान 7 घोड़ों को नगर भ्रमण कराने की शुरुआत सन 2006 में हुई थी। अपना नाम और परिचय बताएं। कृष्णा गुप्ता, संस्थापक श्री श्री सूर्य मंदिर मानसरोवर तालाब मोगलसरा जनपद चंदौली। आज खाए नहाए एक दिन आपने घोड़ा छोड़ा, उसका क्या अर्थ रहा? आज से नहाए खाए डाला छठ पूजा का 4 दिवसीय कार्यक्रम मानसरोवर तालाब का शुभारंभ हुआ। भगवान भास्कर की सवारी घोड़े हैं, उनको सजा बजा करके गाजे बाजे के साथ नगर भ्रमण के लिए झंडे दिखा करके छोड़ा गया है। प्रति लोग, उनके परिवार के लोग सूर्यदेव सवारी 7 घोड़े को आरती पूजन कर गुड़ चना खिला करके आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। और मानसरोवर तालाब पे 24 घंटा अखंड हर कीर्तन प्रारंभ हुआ और प्रसाद बनाने के लिए आम की लकड़ी, नारियल और नई ईंट निःशुल्क वितरण आज होता रहा जी। ये लगभग कितने वर्षों से आप ये घोड़ा छोड़ने वाला कार्य करते हैं? 2006 से लगातार घोड़ा छोड़ने का कार्य होते रहा और आज भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में जिलाधिकारी निशा अनंत और मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल की देखरेख में एक अनोखा प्रयोग किया गया, जिसमें वेस्ट टू वेल्थ और सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कचरे की प्लास्टिक को रिसाइकल कर उसका उपयोग सड़क बनाने में किया गया और यह प्रयोग पहले चरण में सकुशल संपन्न भी हो गया। आपको बता दें कि अमेठी जनपद के 300 गांव से इकट्ठा लगभग 15,000 मैट्रिक टन कचरे की प्लास्टिक का उपयोग करते हुए कुल 3 ब्लॉकों में लगभग 30 किलोमीटर दूरी की सड़कों का निर्माण कर दिया गया है। अमेठी जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्लास्टिक कचरे का प्रयोग कर 30 किलोमीटर पक्की सड़क का निर्माण करवाया है। अधिकारियों ने बताया कि प्रसंस्कृत प्लास्टिक कचरे का उपयोग निर्माण सामग्री में करने से पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। इस सड़क निर्माण में 45 लाख रुपए की बचत भी की गई है।
सीडीओ ने बताया कि जिले में प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके लगभग 30 किलोमीटर की लंबी की सड़क बनाई गई है। उन्होंने बताया कि गौरीगंज विकासखंड में एक सड़क, बहादुरपुर विकासखंड में एक सड़क और जगदीशपुर विकासखंड में 4 सड़कें बनाई गई हैं। प्लास्टिक कचरे का उपयोग करने से प्रति किलोमीटर के हिसाब से 1.5 लाख रुपए की बचत भी हो रही है। ऐसे में 30 किलोमीटर सड़क बनाने में कुल 45 लाख रुपए की बचत हुई है। इस दृष्टिकोण से प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन को भी आसान बना दिया है, जो एक महत्वपूर्ण पर्यावरण चुनौती है। राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज, अमेठी। प्लास्टिक वेस्टेज से बनाई गई है, क्या है पूरा मामला, क्या है? हमारे जनपद अमेठी में हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से वेस्ट टू वेल्थ और सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए यह अभिनव प्रयोग किया गया है। यदि मैं बिंदुवार इसकी बात करूं तो हमारे 4 ब्लॉक में लगभग 300 गांवों में एक हिसाब से 15,000 मीट्रिक टन के आसपास कूड़ा इकट्ठा किया गया, जिसको वहाँ के रिसोर्स रिकवरी सेंटर, RRC सेंटर जो गाँव में होते हैं वहाँ सॉर्ट किया गया और 150 मीट्रिक टन ऐसा प्लास्टिक का कूड़ा जो कि रोड में प्रयोग करने के लिए उपयुक्त था उसे छांटा गया। तत्पश्चात हमारी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट जो बहादुरपुर में लगाई गई है उसमें इसकी श्रेडिंग वगैरह की गई और उसके पश्चात RES डिपार्टमेंट की सहायता से PMGSY में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लगभग 6 रोडें बनाई गई 30 किलोमीटर की लमसम लंबाई की, और इससे जो शासकीय धन की बचत हुई वह 45 से 50 लाख रुपए के आसपास है। धन की बचत से भी बड़ी बात यह है कि इससे एक कल्चरल चेंज आया, एक साइकोलॉजिकल चेंज आया लोगों में कि वह कूड़ा जिसको सामान्य रूप से फेंक दिया जाता था, एक बर्डन माना जाता था, वह भी एक एसेट के रूप में प्रयोग हो रहा है। हम आगे भी इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे, जो PMGSY की इन फेज़ आएगी उसमें भी इसका और ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा। और मैं इसके लिए अपनी पूरी टीम का, DM मैम की लीडरशिप का बहुत आभारी हूँ। और सबसे बड़ा जिसमें रोल रहा है वो हमारे अमेठी के प्रधान जी लोगों का, हमारे यहाँ के जनता जनार्दन का रहा है, जिन्होंने शुरुआत में थोड़ा सा कठिन लग रहा था परंतु उन्होंने स्वयं आगे बढ़ कर के कूड़ा इकट्ठा करवाना, भेजना, इन सब में एक लीडरशिप ली और इस तरह से अमेठी में यह अभिनव प्रयोग सफल हुआ। धन्यवाद। यूपी के एटा में एक तरफ खाद की किल्लत से परेशान किसान सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगे रहे तो वहीं सहकारी समिति इंचार्ज ने ताला नहीं खोला। वहीं किसानों ने एक दिन पहले रुपए जमा कर अंगूठा लगाया, लेकिन इंतजार करने के बाद भी खादी नहीं मिली। वहीं खाद की किल्लत से परेशान किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के सख्त निर्देशन के बाद भी किसान खाद के लिए परेशान हैं। बता दें कि किसानों ने सहकारी समिति इंचार्ज पर खादी ब्लैक करने का आरोप लगाया और शाम होते ही रात को सहकारी समिति इंचार्ज अपने चहेते को खाद दे देते हैं। पूरा मामला जनपद एटा के विकास खंड शीतलपुर के अंतर्गत सहकारी समिति लालगढ़ी सोसाइटी का है। नोएडा डीसीपी राम बदन सिंह ने छठ पूजा के मद्देनजर छठ घाट का निरीक्षण किया। बदन सिंह ने कहा कि छठ का महापर्व शुरू हो गया है। 7 तारीख को बड़ी संख्या में लोग सूर्य को अर्घ देने के लिए यहां आएंगे। इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। जो भी झाड़ियां थी उन्हें हटा दिया गया है। सड़कों से पत्थर हटा दिए गए हैं। घाटों पर ढलान बनाई गई है ताकि कोई डूबे या फिसले नहीं। एम्बुलेंस, गोताखोर आदि की व्यवस्था की गई है। हमने करीब 250 फोर्स तैनात की है। ट्रैफिक का पूरा प्रबंधन किया गया है। देखिए, जैसा आपको पता है कि छठ का पर्व अब शुरू हो गया है और परसों यानी 7 तारीख को सबसे ज़्यादा संख्या में लोग, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर यमुना नदी में आते हैं सूर्य को अर्घ्य देने के लिए। तो इसके लिए हमने पूरा जितने भी ये झाड़ियाँ थी और झंखाड़ था रास्तों में था, उसकी पूरी सफाई करा दी गई है ताकि आने में किसी को दिक्कत न हो, यहाँ पहुँचने में न हो। रास्ते में जो भी बोल्डर थे उनको भी मिट्टी डाल दी गई है। रास्ता अच्छा बन गया है। जो आयोजक हैं उनसे भी हमने पूरी मदद ली है और पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे वॉलंटियर भी हमें दिए हैं। तो लाइटिंग से लेकर के और ये गोताखोर से लेकर के सबकी व्यवस्था की गई है।
ट्रायल के तौर पर कल बैराज से पानी भी छोड़ा गया था कि जिससे जितने भी श्रद्धालु लोग हैं उनको साफ पानी मिल जाए और किसी तरह कोई दुर्घटना न हो। घाटों पर ढलान बना दिया गया है कि कोई फिसले नहीं और कोई डूबे नहीं। दूसरे ये कि ये चूँकि झाड़ियाँ भी बहुत हैं, इसलिए हमने एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की है। सीएमओ साहब से बात भी कर लिया है, एंटीवेनम सीरम की भी व्यवस्था कर ली है कि किसी तरह की कोई परिस्थिति ना हो। सर गोताखोर रहेंगे? हाँ, गोताखोर रहेंगे। और बात करें तो कितना फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा लगभग? इसमें करीब 250 फोर्स हमने लगाया है, क्योंकि नोएडा जोन में कुल 46 जगहों पर छठ पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें स्टेडियम में भी काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं और सदरपुर में भी लगते हैं। ट्रैफिक को लेकर क्या मैनेजमेंट? ट्रैफिक का पूरा मैनेजमेंट है। उस समय तक हम चूंकि रोड बहुत चौड़ा है और बंधा भी है, तो उसमें भी पार्किंग की भी खूब व्यवस्था होती है। तो उतने समय के लिए 4-5 घंटे के लिए ट्रैफिक का डाइवर्जन करते हैं और पिछले साल भी मैंने देखा था कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उसी तरह से फिर हम व्यवस्था। खबर उन्नाव से है, जहां बदलते मौसम का असर लोगों के स्वास्थ्य पर साफ देखने को मिल रहा है। जरा सी लापरवाही से लोग खांसी, जुकाम और बुखार जैसी वायरल बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। वहीं मौसम के बदलाव के चलते अस्पतालों में आने वाले मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। वहीं इन दिनों करीब 40 तक मरीज बढ़ने से ओपीडी के बाहर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, जिससे घंटों इंतजार के बाद लोगों को डॉक्टरी परामर्श मिल पा रहा है। डॉक्टर मरीजों को सलाह दे रहे हैं कि वे मौसम के अनुरूप अपने रहन सहन को बदलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे जिला अस्पताल उन्नाव में जो वायरल डेंगू मलेरिया फैल रहा है वो बाहर की गंदगी की वजह से, मच्छरों की वजह से। इससे हमें सावधानी ये करनी चाहिए कि हमें आसपास सफाई रखनी चाहिए, साफ़ सुथरा खान पान रखना चाहिए और हमारे जिला अस्पताल में तैनात जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेकर ही इलाज करवाना चाहिए। यूपी के मऊ में जिलाधिकारी प्रवीण मिश्रा ने यातायात माह नवंबर 2024 का फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं इसके अलावा उन्होंने वहां पर उपस्थित लोगों को यातायात सुरक्षा शपथ दिलाने के साथ ही यातायात जागरूकता वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस दौरान उन्होंने चौराहे पर बिना हेलमेट लगाए निकल रहे 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट भी प्रदान किया और लोगों को यातायात नियमों का परिपालन करने के लिए अपील भी की। अपने संबोधन में यातायात नियमों के अनुपालन से संबंधित समस्त विभागों को उनके लिए निर्धारित कार्यों को सतर्कता से करने के निर्देश दिए। सर, यातायात माह का शुभारंभ हुआ है क्या? देखिए, हर साल माह नवंबर यातायात माह का रूप से मनाया जाता है। इसी क्रम में आज जिलाधिकारी महोदय ने जनपद मऊ में जो ट्रैफिक माह का शुभारंभ किया गया है। हम लोग 5 ई में जो उसमें फोकस करेंगे, उसमें एजुकेशन हो गया, इसमें स्कूल, कॉलेज और जो महत्वपूर्ण पॉइंटों पर जाके जागरूकता किया जाएगा और एनफोर्समेंट का भी किया जाएगा। यातायात नियमों का पालन करने के लिए सबसे अनुरोध किया जाएगा और जो उल्लंघन करेंगे ये सबके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और इंजीनियरिंग का जो है उसी में रोड का जहां साइन बोर्ड लगाना है ये चीज़ की जाएगी। ये ऐसा है जो रोड एक्सीडेंट में घायल होते हैं उन लोगों को तुरंत जो भी लोग जो ट्रैवल करते हैं वो लोग तुरंत उसमें मदद करने के लिए भी और 112 गाड़ी और 108 एम्बुलेंस को बुलाने के लिए भी सबको भी अनुरोध किया जाएगा। और ऐसा ही ये पूरा माह का रोस्टर बनाया जा रहा है। रोज ट्रैफिक माह संबंधित कुछ ना कुछ कार्यक्रम और जागरूकता के लिए कार्यक्रम की जाएगी। सर, सर्द के मौसम में छुट्टा जानवर भी समस्या बनेगी, उनके लिए क्या कुछ तैयारी है? ये संबंधित विभाग से भी हम लोग कोऑर्डिनेशन करेंगे, मीटिंग करेंगे और जो उसके लिए भी जो व्यवस्था करना है वो भी की जाएगी। और हम लोग भी आप लोग से माध्यम से भी सबसे अनुरोध करेंगे और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए सभी लोग अपना गाड़ी। यूपी के वाराणसी के भदैनी इलाके में एक पति ने पत्नी और 3 बच्चों को गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घर छोड़कर फरार हो गया है। वहीं सूचना पाकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड के साथ भेलूपुर थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही आसपास के लोगों से परिवार के बारे में पूछताछ की जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी पति
किसी तांत्रिक के संपर्क में था। अभी भेलूपुर थाना क्षेत्र में ये सुबह 112 पे सूचना मिली थी कि एक ही परिवार के बीवी और 3 बच्चों की हत्या कर दी गई है। यहाँ पे तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची थी और इनकी जो यहाँ पे माता जी रहती थी, उन्होंने बताया कि ये पारिवारिक विवाद कुछ चल रहा था इनका पिछले कुछ वर्षों से, उसी में ये हत्या हुई है। अभी पुलिस इसमें जाँच कर रही है कि किसने ये कारित की है हत्या और क्या कारण रहा। बताया जा रहा है कि जो पति है राजेंद्र गुप्ता, उस पर शक जताया जा रहा है क्योंकि उसने पहले भी हत्या की चुकी है, ऐसा बताया जाता है, और अभी जो है वो फरार भी चल रहा है। राजेंद्र गुप्ता के ऊपर पूर्व में भी मुकदमा चला हत्या का 1997 में। उसके बाद इसके पर 2 और मुकदमे रहे हैं और अभी ये फरार हैं। अभी इनकी तलाश जारी की जा रही है। जो अभी तक आप लोगों ने जांच की है उसके अनुसार इस हत्या का प्रथम दृष्टया कारण क्या पाया है? पारिवारिक कलह जो बताया जा रहा है माता जी द्वारा, वो पारिवारिक कलह ही बताया जा रहा है कि इनका कुछ आपस में विवाद चल रहा हो। लगभग कितने बजे की घटना है ये? लगभग कितने बजे की ये घटना देर रात्रि की है, क्योंकि जिस अवस्था में शव मिले हैं वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो सोए हुए थे और उसी टाइम गोली मार के हत्या की गई है। सर, कितने लोगों की हत्या हुई है और क्या उम्र है लगभग? इसमें जो पत्नी है वो उनकी उम्र है 45 साल और 3 बच्चे हैं जिनकी 25, 15 और 16 साल है उम्र। वेपन क्या रहा है और किस तरह से मर्डर हुआ है? ये पिस्टल प्रतीत हो रहा है क्योंकि मौके पे खोखा भी मिला है, तो प्रथम दृष्टया पिस्टल इसका उपयोग हुआ। माता जी ने क्या बताया आपको, किस तरीके का पारिवारिक कलह था और क्या कितने दिनों से ये कलह चल रहा था, और जब घटना हुई तो उस समय माता जी कहाँ थी? माता जी जो है वो अलग कमरे में सोती थी, तो इन्होंने बताया है कि जो लड़के और जो बच्चे थे इनका और जो इनकी पत्नी थी उनका पति से काफी विवाद रहता था और लड़ाई झगड़ा होता रहता था। ये पेरोल पे भी थे क्या राजेंद्र जी? ये अभी क्योंकि इनका 97 का जो मर्डर का मुकदमा था उससे ये फिर बेल पे आ रखे थे। किसका मर्डर का था मुकदमा? क्या अपने ही किसी परिवार या अभी उसकी सूचना अभी जांच की जा रही है, उसकी क्या क्या डिटेल थे वो भी निकाले जा रहे हैं। अभी बाकी चीजों की जांच की जा रही है क्या क्या है इसमें। हाँ, अभी ये फरार चल रहे हैं, यहाँ पे इनकी पता लगाया जा रहा है इनकी लोकेशन। प्रथम दृष्टया जो आरोपी है वो राजेंद्र गुप्ता ही है। अभी प्रथम दृष्टया यही प्रतीत हो रहा है कि राजेंद्र गुप्ता ने ही इनकी हत्या की है। कुछ तो सर जांच की वजह कलह की क्या वजह अभी तक? अभी माता जी से और पूछताछ की जा रही है क्योंकि वो वृद्ध हैं तो पूरे तरीके से बता नहीं पा रही हैं क्लियर। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं ये लोग और प्रॉपर्टी भी बहुत सारी है, तो क्या ऐसे में ये जो आर्थिक एंगल है वो तो इन सभी एंगल्स पे जांच की जाएगी कि ये प्रॉपर्टी का विवाद था या कोई और विवाद जो चल रहा था परिवार में। और फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।